नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान हो चुका है और सभी दल चौथे चरण के मतदान की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच कांग्रेस ओवरसीज के तत्कालीन अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे तहलका मच गया। सैम पित्रोदा ने कहा कि हमारे देश में उत्तर के लोग गोरे, पूर्व के लोग चाइनीज, पश्चिम के लोग अरब तो दक्षिण के लोग अफ्रीकन लगते हैं। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी सभा में सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा, आज मैं बहुत गुस्से में हूं। शहजादे के एक अंकल ने आज ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया जिसने मुझे गुस्से से भर दिया। संविधान सिर पर रखने वाले लोग देश की जनता के रंग का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी इस बयान को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस सैम के बयान से किनारा कर रही है। सैम पित्रोदा ने कल ही अपने पद और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक कांग्रेस अपने नेताओं के बयान को उनका निजी विचार बताकर बचती रहेगी। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे बयान देकर कांग्रेस के अपने नेता ही पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा था और पीएम मोदी ने पलटवार कैसे किया। People on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love Italy. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in, where everybody has a place, everybody compromises a little bit. ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। तो देखिए, सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला किया कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने बयान दिया है, एक नस्लीय टिप्पणी उनकी तरफ से जो आई, उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। ये जो तस्वीर इस समय आप राहुल गांधी की देख रहे हैं, हाथ में संविधान की प्रति, और उसको लेकर भी पीएम मोदी ने हमला बोला कि हाथों में संविधान की प्रतियां लहराने वाले अब जवाब दें कि आखिर जो सैम अंकल ने बयान दिया है उसके मायने क्या है। हालांकि आपको बता दें कि कल ही सैम पित्रोदा ने जो कांग्रेस का पद उनके पास है उससे इस्तीफा दे दिया। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही हमारे साथ
डॉक्टर अनिल गुप्ता जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इंडिया पर। निरंजन जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जो सैम साहब ने जो बयान दिया उसके हिसाब से तो मैं उत्तर भारत का आता हूं, तो मैं क्या हूं, मैं अंग्रेज हूं, और आप भी संभवतः उत्तर से आते हैं, आप भी अंग्रेज हैं। देखिए, मेरे को तो हो सकता है अंकल सैम जो है वो दक्षिणी अफ्रीकी बता सकते हैं। अच्छा। जिस तरीके से मेरी त्वचा का जो रंग है वो कहीं ना कहीं समझ लीजिए श्याम वर्ण है। हाँ हाँ। और आपका जिस तरीके से मान लीजिए दुग्ध वर्ण है, तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी होंगे, यूरोपियन ही होंगे। देखिए अभिषेक जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि आदमी की जैसी जो मानसिकता होती है, यानी इसको कहते हैं सोच और अप्रोच जो होती है, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो ही जाती है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये, क्योंकि यही सैम पित्रोदा जहां अमेरिका के अंदर बैठ करके या यूरोप के अंदर बैठ करके या विदेशों के अंदर बैठ करके ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, इनको ये चीज समझनी चाहिए। आज की तारीख में अगर यूएस के अंदर ये किसी को काला और सफेद और इस तरीके से जिसको कहते हैं वर्णीय टिप्पणी, नस्ल भेदी टिप्पणी अगर ये करते हैं, तो वहां तो हमारे यहाँ जैसे जातिसूचक शब्द के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है, वहां पे भी वैसे ही ये नस्ल भेदी टिप्पणी के ऊपर गंभीर अपराध श्रेणी में माना जाता है। लेकिन वो सैम पित्रोदा पता नहीं भारत को क्या प्रयोगशाला समझते हैं कि यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लोगों की त्वचा का रंग देख और लोगों के ऊपर जिसको कहते हैं कि पहले जातीय स्थितियों के अंदर बांटने की बात करते थे, अब तो ये रंगों के आधार पर बांटने की बात करते। तो निश्चित रूप से अभिषेक जी, इन लोगों को इन चीजों से मेरे हिसाब से बचना चाहिए, बचना ही नहीं चाहिए। इनको बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, इनको मेरे हिसाब से इनको कहीं पूजा पाठ करवानी चाहिए और अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। भाई, आप अगर भाईचारे की बात करते हैं, आप अगर एकता में अनेकता की बात करते हैं, तो आपके पास और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई आपको अगर जहर का उदाहरण देना पड़े तो आप जहर पीकर की जहर का उदाहरण दे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। लेकिन अब वास्तविकता यही है कि जो कांग्रेस, और कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस इस चीज को अकल से आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि भाई कांग्रेस इस बयान से किनारा कर रहे हैं। कुछ लोग तो कांग्रेस से कह रहे हैं कि कोई कुछ भी बोल देता है। सैम पित्रोदा कोई भी कैसे हो सकता है? सैम पित्रोदा कई वर्षों से लगातार आप ये समझ लीजिए ओवरसीज कांग्रेस यानी कि जो विदेशों के अंदर प्रवासी भारतीयों को कांग्रेस के समर्थन में लाने के लिए, वहां के लाखों डॉलर कांग्रेस के लिए फंड जुटाने के लिए जो सैम पित्रोदा लगातार उस पद के ऊपर है, कई वर्षों से राजीव गांधी के बाल्यकाल से उनके साथ हैं। और हमारे यहाँ जो सुनने में आता है कि राहुल गांधी भी सैम पित्रोदा जी की गोद में खेल करके बड़े हुए हैं। तो अब जैसे सैम पित्रोदा जी की मानसिकता और संस्कार है, अब जो व्यक्ति उसके पालने में झूलेगा, तो देखिए उसके भी संस्कार तो लगभग वैसे ही होंगे ना। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए, ये जो मंगलसूत्र की अवधारणा या ये जो आर्थिक सर्वे की अवधारणा जो है ना, ये ऐसे ही लोगों से आती है। तो इनको अब ये समझना चाहिए कि आज देश उस स्थिति में नहीं है कि जब 7-7 दिन 8-8 दिन से लोगों के पास अखबार पहुंचा करते थे और उसके अंदर जो लाइन लिख दी जाती थी वो ब्रह्म वाक्य माना जाता था। अब हर व्यक्ति जो है गैजेट से अपलोडेड है, डे टू डे बेसिस के ऊपर हर चीज की उसकी जानकारी मिल रही है। और वो लेकिन इसमें निरंजन जी एक चीज और है कि बयान उन्होंने दे दिया, अब पार्टी के नेता ये कहते हैं ये उनका निजी विचार हो सकता है। भाई, निजी विचार है, वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर ये निजी विचार है तो फिर आप एक्शन लीजिए, पार्टी से बर्खास्त कीजिए। कल ये खबर आई कि उन्होंने फाइनली इस्तीफा दिया है, ये खबर आई कि इस्तीफा उन्होंने दिया है, लेकिन किनारा कर लेना बयान से सिर्फ इतना भर हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से आपको मैं स्पष्ट शब्दों में बताऊं, जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, अगर निजता की बात करेंगे तो केवल उसका शयन कक्ष यानी उसका बेडरूम और उसका किचन यानी कि उसकी रसोई, ये केवल निजी हो सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति के जीवन के अंदर, सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति का इसके अलावा और बहुत ज्यादा निजी जीवन नहीं हो सकता, निजी बयान नहीं हो सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चीज आपको सूट करेगी वो सार्वजनिक बयान है, हाँ। और जो चीज आपके लिए मुफीद नहीं होगी वो उसका निजी बयान है। क्यों? उनका निजी बयान होता, अगर उनका निजी चीज होती तो वो बेडरूम के अंदर बैठ कर अपने परिवार के साथ वो बात करते ना, कोई चर्चा ही नहीं होती। लेकिन वो जिस तरीके से
सार्वजनिक मंचों के ऊपर बोलते हैं, सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति हैं, तो उनका निजी कोई भी बयान निजी कैसे हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का मत पूछ रहा हूँ जो सार्वजनिक जीवन में, उसका निजी बयान कैसे हो सकता है अभिषेक जी? बिल्कुल, ये बात सही है। और ये पार्टी के नेता बोल तो देते हैं, लेकिन समझना ये जरूरी होगा कि उससे असर कितना पड़ेगा अभी चुनाव में, उसके बारे में भी आपसे समझेंगे। तब तक अनिल जी, एक कमेंट आपसे भी चाहेंगे। आप भी अंग्रेज ही लग रहे हैं, आप भी तो अंग्रेज ही होंगे। जी नमस्कार अभय जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, देश को अगर विभिन्न हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। अभी सेम पेट्रोडा के बयान की बात करें तो हमारे पूर्व में रहने वाले हमारे चीनी हो गए, पश्चिमी रहने वाले अरबी हो गए, उत्तर में रहने वाले अंग्रेज हो गए और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी हो गए। ये कहीं ना कहीं इनकी देश को तोड़ने वाली सोच दर्शाती है। मैं 2-3 उदाहरण और देता हूँ आपको। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता प्रतिपक्ष हैं विजय वडेवार। उन्होंने अभी क्या बयान दिया कि हेमंत किरकरे के बारे में क्या बोला। उन्होंने कहा कि जो अजमल कसाब को गोली लगी वो आरएसएस के करीबी अधिकारी ने गोली मारी। इसका क्या मतलब दर्शाता है कि जो हेमंत करकरे आरएसएस के करीबी थे, जो शहीद हुए, जो सिस्टम में, तो इस तरीके के देश विरोधी सोच देते हैं। अभी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उन्होंने क्या बोला कि पुंछ जैसे जो जम्मू कश्मीर में पुंछ हीरे के हमले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नाटक हैं। यानी कि जो हमारे देशभक्त हैं, जो हमारी सेना दुश्मनों से लड़ रही है, उनको भी ये चुनावी नाटक बोलते हैं। पीछे शशि थरूर जी ने कहा कि ये हेमंत करकरे वाले की जांच होनी चाहिए। अब जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता इस तरीके से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब इनकी सोच कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी सोच होगी है। मुझे 2-3 चीजें और याद आती हैं। तो जांच करवाना था, करवा लेते। 2008 में हमला हुआ था, 2014 तक 6 साल में जांच क्यों नहीं करवाया? यही मैं कहने वाला था, आपने मेरी बात आगे बढ़ाई। मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपको याद है जब इनकम टैक्स ने कोई नोटिस दिया कांग्रेस को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ये याद कीजिए, ये 1.5 महीने पुरानी बात है, 1.5 महीने पुरानी। जी। और आज करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस सब कर रही है। ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ विदेशों से आ रहा है पैसा? आज ये लगता है कि जो विदेशी ताकतें हैं, जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, ऐसी बहुत सी ताकतें हैं। कहीं ना कहीं उनका समर्थन कांग्रेस ले रही है क्या? ये सोचने का विषय है, क्वेश्चन मार्क है ये। आप 1 महीने पहले आपके पास ट्रेन टिकट के पैसे नहीं होते, आज सडनली इतना पैसा कहाँ से आ गया? आप चाइनीज वालों से क्यों बात करते हैं? अब देश को 4 हिस्से में 4 विदेशी में क्यों बांटते हैं? तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो देश विरोधी विदेशी ताकत हैं, उससे कांग्रेस और विपक्ष का क्या गठजोड़ है, ये भी उजागर होना चाहिए। और जिस तरीके से मेरा ये मानना है, चुनाव है, चुनाव में देश के मुद्दे होने चाहिए, चुनाव में देश के भले का काम होना चाहिए, देश का विजन होना चाहिए। हम लोग जब चुनाव में उतरे, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम पॉजिटिव नोट पे हमारे 10 साल के कामों के दम पर इस चुनाव में उतर रहे हैं। और हमारा एक ये संकल्प पत्र मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने जारी किया। उसमें ये बताया कि 10 साल में हमने क्या काम किए हैं और आने वाले समय में 2047 में देश को जो विकसित भारत बनाना है, हमारा क्या विजन है, आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम देश को गरीबी रेखा से जो 25 करोड़ लग गए, जो भी बचे उनको आगे बढ़ाना, किस तरीके से देश सक्षम हो, देश हमारा तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, देश हमारा सुदृढ़ हो, हमारी सीमाएं सारी और सुरक्षित हो, हम लोग सोलर पावर में कैसे काम करें, नेट जीरो की बात करें, हम सारी चीजें हमने बताई। पर आज आप बताइए, कांग्रेस ने जो भी अपना पत्र जारी किया है, क्या देश के विकास के लिए, देश कैसे विकसित बने, एक भी मुद्दा बताया क्या उन्होंने? क्या उन्होंने बताया कि देश को हम नंबर 1 कैसे बनाएंगे? 2047 में जब 100 साल हो जाएंगे तो हमारा देश कहाँ खड़ा होगा? उनका विजन क्या है? उनका फाइनेंशियल विजन क्या है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर विजन क्या है? उनका देश के 144 करोड़ 200 के लिए उनका विजन क्या है, बताया क्या? और माननीय मोदी जी ने ये सारा चीजें करके दिखाया। आपको याद है कोरोना काल में जब देश में, तो वो तो कहते हैं कि 2047 तक जो आप कहते हैं विकसित राष्ट्र बनाने की बात, वो सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। पंचवर्षीय योजना आप देते नहीं हैं, आप सिर्फ एक
2047, 2022 इस तरीके से आप दिखा देते हैं सपना बस। मैं देखिए, सपने नहीं, हम तो हकीकत पे रहते हैं, सच्चाई है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके प्रयास से विकसित भारत बनेगा। 10 साल का मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए हम कहते हैं मोदी की गारंटी। आज विश्व में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, इसी जो मार्च 2024 का जो क्लोजिंग हुआ, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ? 20.5 लाख करोड़। इनकम टैक्स कलेक्शन कितना हुआ? 19.5 लाख करोड़। आजादी के बाद पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 40 लाख करोड़। देश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, क्या हो रहा है? आज हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में 18% पहुंच गए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हमारी कितनी निर्भरता कितनी कम हुई है। हम कहते हैं नेट जीरो करेंगे 2050 तक, हम बात करते हैं ना, हम हर घर सोलर पावर की योजना ला रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको लागू कर दिया, जिससे लोगों का बिजली का बिल भी कम आए और हमारे देश की निर्भरता कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पे कम हो। आप एक भी आम ले लीजिए। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस वालों को ये पढ़ना चाहिए, टीवी चैनल पे इस पे डिबेट करना चाहिए। मैं पूरे दिन बैठ सकता हूँ आपके विजन पे, हर चीज का। आप बताइए, आज देश में ये स्थिति है कि हम 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज दे रहे हैं। ठीक है। और एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया से लाल गेहूं बनाया जाता था, ये कहा जाता था कि सप्ताह में एक दिन भूखा रहो। अनिल जी, आता हूं फिर से। एक समय ये था कि सोना गिरवी रखा जाता था। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा है आजादी के बाद। तो हम लोग सत्यता में हम काम करने में विश्वास करते हैं और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए भटकाव के लिए विदेशी ठीक है निरंजन जी, अब एक चीज इस तरीके से डिस्कस करें। ठीक है निरंजन जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, चुनाव जब शुरू हुआ था, बहुत अच्छे नोट पे विकास को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, पहले चरण के बाद पहले चरण में जो सुस्ती दिखी, उसके बाद दूसरे चरण के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, जिसके बाद आरक्षण और तमाम चीजें आ गई, मंगलसूत्र और सब चीजें आई। अब रंगभेद की बात आ गई तीसरे चरण के बाद। क्या लगता है, इससे चुनाव पे क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से अगर मैं सारी चीजों को अगर मैं इसको विश्लेषण कर रहा हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि जैसे कांग्रेस ने पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके ऊपर हमने सबने डिबेट की, चर्चाएं की, उसके ऊपर मेरे हिसाब से सारी की सारी सकारात्मक चर्चाएं हुई कि उस घोषणा पत्र के अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, किसके लिए बुरी है, समाज के लिए कितनी अच्छी है और देश के लिए कितनी अच्छी है, भविष्य के लिए कितनी अच्छी है। उसके बाद में 13 अप्रैल को मेरे ख्याल में, अगर मेरे को सही याद है तो 13 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और अपने संकल्प पत्र के अंदर जिस तरीके से उन्होंने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीजों का खाका खींच करके और उस जनता के सामने रखा और उसके अंदर विश्लेषण हुआ। आपकी और हमारी तमाम टीवी चैनल की डिबेट के अंदर और तमाम चर्चाओं के अंदर जब वो विमर्श बना, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिल को सुकून हो रहा था कि भारत का जो चुनाव है ये अपनी सही ट्रैक पर चढ़ रहा है। और अगर इन चीजों के ऊपर चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से हम जिसको कहते हैं नव्य और भव्य भारत की एक तस्वीर हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ जैसे कहता ना कि जैसी जिसको कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, कहीं ना कहीं कुछ सोच का कहें या अप्रोच का कहें या मानसिकता का कहें। और मैं मानसिकता इसलिए कह रहा हूँ, केवल आप कल का जो इनका अफजल सैन का जो आप बयान है इसी की चर्चा ना करें। आप ये भी देखिए कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने उत्तर और दक्षिण के अंदर भारत की बात करी कि दक्षिण भारतीय जो है वो थोड़ा सा बुद्धिशील होते हैं और उत्तर भारतीय है वो कहीं ना कहीं, और उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि कई कांग्रेसी नेता तो जो दक्षिण भारत के अंदर जो कांग्रेसी नेता है वो उत्तर भारत को काऊ प्रदेश के नाम से या जिसको कहते हैं एक, और उधर देखिए शशि थरूर जी ने एक बार क्या बयान दिया था, भारत की आम जनमानस को उन्होंने कैटल क्लास कहा। और बयानों की बात करें, ठीक है निरंजन जी, जरा सा आपको रोक रहा हूं। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सेम पेत्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है।
आज़ादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सर, सैम पित्रोदा का ही एक और बयान है जिसमें उन्होंने राम मंदिर को भारत और भारतीय संस्कृति और विचारों के खिलाफ बताया है। सैम पित्रोदा अपनी बुद्धि अपने पास ही रखें। उन जैसे बुद्धिमान लोग कांग्रेस के लिए मुबारक हों। भारतवासी राष्ट्र और राम को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। भारत के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के आधार भी हैं। भारत का मूल चरित्र राम की चेतना से एक नया संजीवनी प्राप्त करता है। भारत के हर परिवार में राम मर्यादा के आदर्श माने गए हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक राम हैं। भारत की राजनीतिक एकता के, जिसमें गरीब कल्याण है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास का भाव है, सर्वे संतु निरामया का भाव निहित है, इसकी मूल चेतना प्रभु श्री राम से प्राप्त होती है। इसलिए राम मंदिर का निर्माण भारत के लिए गौरव का विषय है। जो भारत और भारतीयता पर जिनका विश्वास नहीं, जो हमेशा अच्छे कार्य के लिए जिनको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अब चलिए वापस चर्चा की ओर रुख करते हैं। निरंजन जी, बात पूरी कीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। निरंजन जी से लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन तब तक आपके पास, अनिल जी आपके पास आते हैं। समझना ये चाहेंगे कि देखिए, आखिर इस तरीके के बयान जो आते हैं, अब देखिए राम को लेकर के भी सैम पित्रोदा ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, अभी हम आदरणीय योगी जी का सुन रहे थे आपके चैनल पे ही। उन्होंने सही बोला कि सैम पित्रोदा की सोच पे हमें दया भी आते हैं। ये हम सब सनातनी हैं, हमारा देश में विविधता में एक ही रंग है सबका, और ये जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए, ये राहुल जी के गुरु माने जाते हैं। अब गुरु की जैसी सोच होगी, ऐसी शिष्य की सोच होगी। इसको कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए। और जब आगे को मामले को तूल पड़ता है तो ये कहते हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को बाहर बैठ के फंडिंग कराता है। अब जो फंडिंग कराते हैं तो उनका क्या, उनका उद्देश्य होता है, वो देश में क्या करना चाहते हैं, ये सब चीजें तय होनी चाहिए।
और खाली खाली कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के साथ जो ये गठबंधन है, इंडी गठबंधन में, आज पढ़ रहा था फारूक अब्दुल्ला क्या बोल रहे हैं श्रीनगर में। वो बोल रहे हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में कोई मरा नहीं, सिर्फ कुछ पेड़ गिरे हैं। वहां पर हमारे 40 जवान शहीद हुए, बाद में फिर हमने स्ट्राइक करके उनके लॉन्चिंग पैड को उठाया। तो ये क्या गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं और कांग्रेस हैं, ये क्या इनकी कुछ एक पर्टिकुलर समुदाय को अपीज करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, इनकी ये सोच है। और मेरा यह मानना है, देखिए माननीय मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ जो हमारे देश में आदिवासी हैं वो सब एक है। और मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई, हमने अपने संकल्प पत्र में भी बताया, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज हो, 225 करोड़ को वैक्सीनेशन हो, गरीबी रेखा, आज तक एक भी योजना में किसी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। किसी योजना के फॉर्म पे ये नहीं लिखा ये हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, बल्कि हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास से विकसित भारत। पर कांग्रेस कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ नजर आती है। उनको लगता है कि इस तरह की सोच से उनको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट मिलेगा और वो जीतेंगे, पर ऐसा नहीं है। माननीय मोदी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार में जितनी भी योजनाएं आई है उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, पिछले 10 साल में आप एक भी ऐसी योजना हाईलाइट नहीं कर सकते जिसमें किसी एक पक्ष के साथ भेदभाव किया गया, को कम किया गया, ज्यादा किया। अभी हमारे साथ बालकिशन जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बालकिशन जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार। बालकिशन जी, सैम पित्रोदा साहब ने जो कल बोला था उसके हिसाब से मैं तो अंग्रेज हो गया, अनिल जी भी अंग्रेज ही लग रहे हैं। निरंजन जी ने खुद को अफ्रीकी बताया कि उनका जो वर्ण है उस हिसाब से वो अफ्रीकी ही होंगे, सैम पित्रोदा के बयान के हिसाब से। आप क्या हैं सर? सर, मैं में एकता हमारे विभिन्न प्रकार की विविधता है और एकता है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत सब एक हमारे जहाँ हमारा कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। भाजपा और भाजपा के पास कोई नहीं है, पर है, ये इतना जवाब देना चाहिए। बालकिशन जी, कुछ ऑडियो की समस्या आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ऑडियो की कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं फिर आपके पास आते हैं। निरंजन, तब तक आपके पास आ रहा हूं। आप बोल रहे थे, बीच में मैंने आपको रोका था, बात पूरी कीजिए। हाँ, तो अभिषेक जी, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उससे पहले राहुल गांधी जी ने कहा था कि उत्तर भारतीय कमतर होते हैं, दक्षिण भारतीय ज्यादा विवेकशील होते हैं। उसके पहले आपने देखा होगा जो शशि थरूर है, उन्होंने भारत की जनमानस को कैटन क्लास कहा था। और ये जिस तरीके से चाहे नारी सम्मान की बात करें तो आपने ये वो बयान भी देखा होगा, सोतंचमान वाला भी बयान देखा होगा, उसके बाद में शांति धारीवाल का बयान भी देखा होगा कि राजस्थान तो इसलिए बलात्कार ज्यादा होता है क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। ये सारी की सारी जो मानसिकता कहाँ से आती है अभिषेक जी? आप मुझे एक मिनट। बिल्कुल, ये मानसिकता को दर्शाता है और इसमें पार्टियों को सोचने की जरूरत है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निरंजन जी, सीधे आपके पास आते हैं और समझना ये चाहेंगे कि इस तरीके के जो बयान आते हैं नेताओं के, क्या उनकी मानसिकता और कहीं ना कहीं पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है? पार्टी भले किनारा कर ले, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, तो मैं यही निवेदन कर रहा था अभिषेक जी कि ये जो बयान है ये केवल बयान नहीं है, ये मानसिकता है। और ये मानसिकता कहाँ से उत्पन्न होती है? अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये मानसिकता कहाँ से उत्पन्न होती है? जब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया था और 1950 के अंदर संविधान लागू हुआ था, उस टाइम बाबा साहब ने एक बात उद्धृत की थी कि अब इस देश के अंदर कोई राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, अब इसके अंदर वोट की पेटी से राजा जन्म लेगा भारत के अंदर।
लेकिन उसके बाद में आगे चल करके उस व्यवस्था का क्या हुआ, आप देखेंगे कि जो राजा महाराजा थे वो तो कहीं ना कहीं नेतृत्व में चले गए राजघराने को, लेकिन कुछ राजनीतिक परिवार यानी कि राज परिवार तो खत्म हो गए, लेकिन राजनीतिक परिवार पैदा हो गए। और वो आज की तारीख में जिसको कहते हैं कि एक वर्तमान या यूं कहें कि एक नूतन राज परिवार कहें या राजनीतिक परिवार कहें, जिनको आप मॉडर्न राज परिवार के रूप में कह सकते हैं, तो जिन लोगों का केवल सड़कों पे चलना एक इवेंट हो, जिन लोगों को आम लोगों से मिलना केवल एक स्टंट हो, तो वहां देखिए ऐसी मानसिकता होगी। और जो व्यक्ति आम समाज के अंदर संघर्ष करके अगर राजनीति में ऊपर जाता है तो उसको पता होता है कि अभिषेक जी अपने घर के अंदर दो टाइम चूल्हा कैसे जला पाते हैं, या निरंजन अपने बच्चों की पढ़ाई का फीस कैसे पूरा कर पाता है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति है वो आम भारत की जनमानस को कनेक्ट करता है, भारत की आत्मा को जानता है। लेकिन जो केवल आप ये समझ लीजिए जिनकी 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर जिनकी आंखें खुली हो, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हों और विदेशों के अंदर पढ़ाई की हो, और आते ही यहाँ पे फिर वो राजनीतिक घराने से थे और राजनीतिक परिवार हो गए, उसके बाद में दोबारा से सत्ताओं के भागीदार हो गए, तो उनको ये चीज का पता नहीं है ना अभिषेक जी कि श्याम वर्ण क्या होता है, गेहूं वर्ण क्या होता है, गौर वर्ण क्या होता है, उनको ये चीजों का पता नहीं होता। और इसीलिए जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा अपने आप को, जिसको इसके अंदर में विशेषतर मैं राजीव गांधी जी का इसके अंदर विशेष योगदान मानता हूँ, जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा को सैम पित्रोदा बना दिया था। यानी कि सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा इनका पैतृक नाम है, लेकिन हो सकता है इस नाम से इनको घृणा हो, इनको कुछ ऐसा एक बदबू आती हो, इसलिए इन्होंने अपना नाम सैम पित्रोदा करके और अपने आप को मॉडर्न तरीके से, तो कहने का तात्पर्य यही मानसिकता इस देश की, इस राष्ट्र के लिए घातक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो 500 साल के मुगलों के शासन और 200 साल के अंग्रेजों के शासन में भारत का जो संस्कार और संस्कृति का जितना नुकसान नहीं हुआ, जितना बंटाधार नहीं हुआ, उससे ज्यादा पिछले 75 वर्षों की स्वदेशी सरकारों के अंदर बंटाधार हो गया, केवल और केवल हमारे यहाँ शासकों की जो मानसिकता थी उसकी वजह से। आपने जो नाम बताया, वास्तविक नाम तो वो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ही है, लेकिन इस नाम को शायद वो भी स्वीकार करने से आज के डेट में इस नाम को स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। जी मेरे से सवाल है? जी आप ही से है। हाँ देखिए, ऐसा है, वो नाम को स्वीकार करें नहीं करें ये उनकी अपनी व्यक्तिगत, उनकी अपनी, उनका अधिकार भी है और वो उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा भी है। बिल्कुल। लेकिन अभिषेक जी, मैं तो केवल ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि कुछ लोगों की मानसिकता कितनी विकृत है। अगर एक स्कूल का नाम था, देखिए मेरी बात सुनिए, एक स्कूल का किसी ने एक विद्यालय खोला और उसका नाम रखा संत तुलसीदास पब्लिक स्कूल। आप यकीन मानिए कुछ इस तरीके की मानसिकता के लोगों ने उस स्कूल का बड़ा मजाक उड़ाया। जब उस बदले का स्कूल नहीं चला, किसी ऐसी ही मानसिकता, सैम पित्रोदा जैसे मानसिकता वाले लोगों ने उसको सलाह दी, तो उसने उसका नाम रख दिया सेंट तुलसीदास। तो जैसे संत की जगह सेंट लगाया और तुलसीदास की जगह तुलसीदास किया, वहां पे लोगों को वो उस तरीके की मानसिकता के लोग जो है उस स्कूल को शर्माते पे बिठाने लगे। तो ये जो एक जिसको कहते हैं विदेशी मानसिकता जो है, वो कहीं ना कहीं भारत के समाज के ऊपर प्रतिस्थापित की और जाती इसे है ना, तो इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। एक्चुअली हमारे जो समाज है उसमें ये सेंट लगा देना, जैसे सैम पित्रोदा हो गए, तो ये इंटेलेक्चुअल हो गया कि ये नाम इंटेलेक्चुअल होगा। अगर आपका नाम निरंजन पोद्दार है, उसको निक्स कर दिया जाए तो वो इंटेलेक्चुअल नाम हो जाएगा। अभिषेक है, एबिस कर दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए तो वो इंटेलेक्चुअल होगा। इस मानसिकता से अनिल जी कैसे लड़ेंगे, इस इंटेलेक्चुअल मानसिकता से? सूडो और जोड़िए इसके साथ, सूडो। हाँ ये भी है। हाँ सूडो, वो मानसिकता से भी कैसे लड़ेंगे, कैसे अनिल जी? अनिल जी शायद म्यूट हैं। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है, बोलिए आ रही है। हाँ अभिषेक जी, ये जो मानसिकता जिसकी बात आपने कही है, इससे पूरा देशवासी जूझ रहे हैं आज। और सही मायने में कांग्रेस ने जो इतने सालों में ये चीजें थोपी, पहले मुगलों ने थोपी, भी कांग्रेस ने। आप देखिए दिल्ली में और देश में सड़कों का क्या नाम है, औरंगजेब नाम है, अकबर है,
इस तरीके से। और आप देखिए इंडिया गेट पे पहले था राजपथ, अब हमने कर्तव्य पथ किया। हमारे आज़ादी के बाद वहाँ जॉर्ज पंचम की फोटो लगी, फिर भी अब नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति लगी है। वहां पर आप देखिए जो वार मेमोरियल मोदी जी ने बनवाया इंडिया गेट पे, हमारे एक भी शहीद का नाम नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 के नाम थे, आज शहीदों का रहा। अब ये मोदी सरकार में सारी चीजें चेंज हो रही हैं, और ये जो मानसिकता, ये सोचते हैं सेम पित्रोदा जैसे बयान देके कि ये एक विशेष वर्ग को खुश रख लेंगे, पर ये गलती पे है सर, ये बिल्कुल गलती पे है। 2014-2019 में देश की जनता ने मोदी जी को बहुमत देके ये सिद्ध किया कि अब जो मानसिकता है देश के लोगों की वो देश की है। अब ये बात कर रहे थे कांग्रेस के कल्चर की। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बाल कलेक्शन से हूँ। पहले दिन से हमें सिखाया जाता है भारत माता की जय, और हमारी हर मीटिंग में वंदे मातरम, भारत माता की जय हमारी टैगलाइन है बीजेपी की, पहले देश फिर पार्टी फिर मैं स्वयं। और कांग्रेस की क्या है, पहले परिवार। सबको पता है कांग्रेस का टॉप लीडरशिप में सोनिया है, राहुल है, प्रियंका है। हमारे को आज नहीं पता कि हमारे आदरणीय नड्डा जी के बाद कौन अध्यक्ष होगा, पर यह पता वो कार्यकर्ता होगा। ये हमारी सोच है। हमें आज तक कभी हिंदू मुस्लिम नहीं पढ़ाया गया, हमें कहा है विश्व का कल्याण हो, सर्वधर्म समभाव, देश का कल्याण हो, देश हमारा सर्वश्रेष्ठ हो। तो इसलिए हमारे किसी नेता का बयान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो देश विरोधी हो, जो नक्सलवादी टिप्पणी पे, नस्लवादी टिप्पणियों पे हो। पर ये क्या करेंगे, ये इंपोर्ट करेंगे चीजों को। इन्होंने विरासत एक्ट इंपोर्ट किया, इन्होंने अब नस्लों को इंपोर्ट किया, कभी ये चीनी ऐप की तरह बात करेंगे, कभी वहां से फैब्रिकेट करेंगे। तो ये क्योंकि इनकी सोच देश से नहीं जुड़ी है, हम लोगों की जो सोच है वो देश की जड़ों से जुड़ी है। इसलिए हम भव्य श्री राम मंदिर की बात करते हैं, ये राम मंदिर की स्थापना पर उसके बायकॉट की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल दो विरोधी पक्ष हैं। और आज जो देश है, देश जागृत है। इस वक्त हमारा जो देश है वो विश्व में सुपर पावर बनने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। आज हम विश्व के लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री है, चीन को हमने पछाड़ दिया है, और यंगेस्ट है हम। जितनी युवा शक्ति हमारे देश में है विश्व में कहीं पर भी नहीं है। आज हम सुपर पावर, माननीय मोदी जी कहते थे हमारे को सांपों का दोस्त कहा जाता था, चूहों का कहा जाता था। आज पूरे विश्व में माउथ से अगर खेल रहा है तो देश के हमारे बच्चे खेल रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में पूरे विश्व में काम है। तो जिस तरीके से ये बयान देते हैं, इनकी अपनी जो सोच है उधरती है, और उसी वजह से ये धरातल पे जा रहे हैं। आज आप देखिए देश में सरकार बनाने की बात करते हैं, 250 सीटों पे लड़ नहीं रहे, मेजोरिटी कैसे लाएंगे जी? है इंडी गठबंधन का इनका उम्मीदवार कौन है, कोई बता दे। एक पार्टी बता दे जो पूरी सीटों पे लड़ रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और हमारा गठबंधन लड़ रहा है। हम बनाना चाह रहे हैं, एक कोई बता दे जो पॉजिटिव नोट पे बात करे, देश की बात कर, सिर्फ हम करते हैं। हम बताते हैं 10 साल में हमने किया, हमारा विजन क्या, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आप 2014 का 2019 का हमारा संकल्प पत्र निकाल लीजिए, 99% हमने फॉलो किया। आप चैलेंज करता हूं मैं, आप दिखा दीजिए कोई नहीं किया हो तो। ये कई बार ओपीएस की बात करते हैं, उसको पूरा नहीं करते। कई बार ये महिलाओं को, वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए, वैभव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए। वैभव जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी वैभव जी, अब देखिए जिस तरीके से सैम पित्रोदा जी ने बयान दिया, उसके हिसाब से मैं तो अंग्रेज लग रहा हूं क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया का हूं। आप क्या लग रहे हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा जी का बयान कोई कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं, और सैम पित्रोदा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ कोई बधुआगिरी नहीं चलती है। और मैं आपको बता दूं, ओवरसीज भाजपा के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर तो रेप के चार्जेज हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। और क्या अब सिर्फ किसी के निजी बयान, निजी विचार से पूरा चुनाव लड़ा जाएगा? और भाई साहब, भाजपा के जो प्रवक्ता जी हैं, हम 300 से ज्यादा सीटों पे लड़ रहे हैं, ठीक है, 250 सीटें। आपका आंकड़ा, आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि 400 पार नहीं, 400 पर हार होगी। और जनता अपने मूल मुद्दों पे बात करना चाहती है, महंगाई और बेरोजगारी पे बात करना चाहती है। आपके कुकृत्यों, भ्रष्टाचार, प्रज्वल रेवन्ना जैसे अपराधियों के ऊपर बात करना चाहती है। लेकिन आप सारी चीजों को सैम पित्रोदा पे डाइवर्ट। सैम पित्रोदा देश के भाग्य विधाता नहीं है। सैम पित्रोदा निजी रूप से क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो उनका निजी विचार है, वो जैसा सोचते हैं वो जाने। और उन्होंने पार्टी से रिजाइन भी कर दिया है पद से। आप तो ये बता दो कि प्रज्वल रेवन्ना मोदी का परिवार है कि नहीं?
जो बलात्कारियों को भाजपा बचा रही है वो मोदी का परिवार है। अजय टेनी मोदी का परिवार है, जिसने किसानों के ऊपर, जिसका बेटा थार चढ़ा के उनको मार डालता है। तो आप मूल मुद्दों को भटकाने के लिए प्लीज देश के साथ खिलवाड़ न वैभव करिए। जी, देश की सैम जनता पित्रोदा ने जान कल रही। इस्तीफा दिया है, उससे पहले अगर आप उसको उस बयान को निजी बता दें, ये निजी कैसे हो गया? जी बिल्कुल नहीं। अगर जो सार्वजनिक नहीं, जो सार्वजनिक जीवन में है, आपकी पार्टी में एक पद को संभाल रहा है और आज से नहीं संभाल रहा है, लंबे वक्त से संभाल रहा है, आप उसके बयान को मैं आपको वही बात तो कह रहा हूं। भाजपा के ओवरसीज, भाजपा का जो अध्यक्ष था वो सार्वजनिक जीवन में था और बलात्कार का आरोप सिद्ध हुआ। बलात्कारी को ओवरसीज भाजपा का अध्यक्ष बनाया मोदी जी ने। तो बलात्कारियों का संरक्षण करने वाले, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण करने वाली भाजपा कम से कम किसी के बयान पे इस तरीके से राजनीति न करे। मूल मुद्दों पे अभी भाई साहब कह रहे थे कि 10 साल में हमने काम किया। 10 साल में आपने जो काम किया, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, 83% जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उसकी बात आप करना नहीं चाहते। आप गारंटी देते हो अगले 5 साल और 5 किलो। तो वैभव जी, सैम पित्रोदा कुछ भी बोल दें। युवा सुन लीजिए, युवा ये कह रहा है एक कि चीज हमको आप रोजगार बताइए, चाहिए, रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। तुम्हारा 5 किलो राशन और किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए। वैभव हमको जी रोजगार एक मिल चीज जाएगा, हम बताइए, चावल खरीद अगर लेंगे। बीजेपी का हमको GST ओवरसीज का कानून अध्यक्ष रेप का आरोपी है तो आपके ओवरसीज अध्यक्ष भी कुछ भी बयान दे देंगे। आरोप सिद्ध हुए हैं भाई। ठीक है, आरोप सिद्ध हुए, आप आरोप सिद्ध हुए हैं, ठीक है, वो दोषी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अधिकार आपके भी ओवरसीज अध्यक्ष को मिल गया कि वो कुछ भी बोल दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमने ये कहा ही नहीं। हमने ये कहा कि वो ये उनका निजी विचार है, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, अच्छा, मैंने कहा अब से कि कुछ ये दिन उनका पहले जब निजी विरासत विचार है। टैक्स का बयान उन्होंने कांग्रेस- दिया था, विरासत टैक्स का बयान दिया था। भाई ऐसा है कि मैं निजी तौर पे क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, इसको अगर आप मानते हैं तो मैं तो नित्य प्रति बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करता हूँ। तो आप तो कहते हो कि नहीं हिंदू विरोधी है, इसको क्यों नहीं आप कांग्रेस का बयान मानते हैं, कांग्रेस का कर्म मानते हैं? तो कलेक्टिव होके जो मैं धर्म के प्रति बात करता हूं, जो मैं समाज के प्रति बात करता हूं, जो सूट भाजपा को नहीं करती है उसको आप मुद्दा ही नहीं मानते। जो चीज भाजपा को सूट करती है आप उसको मुद्दा बना देते हैं। आपको देश की बात करनी है। युवा कह रहा है कि मुझे रोजगार दे दो, 5 तो हमारे देश की तो बात है सर कि हमारे देश में हम अनेकता में एकता ढूंढने वाले देश हैं। हम अनेकता में एकता देखते हैं। 2 किलोमीटर पे जहां भाषा बदलती हो, खान पान बदलता हो, हम वो देश वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मेघालय के कहेंगे हम 20 पार्टी करेंगे तो अनेकता में अनेकता का उदाहरण बन जाएगा। वहीं किरण रिजिजू, वेंकैया नायडू कहेंगे हम 20 पार्टी करेंगे, वो अनेकता में एकता बन जाएगा। अब बाकी एक सेना के जवान के बाप को सिर्फ बीफ के संदेह में मार डाला जाएगा, ये अनेकता में एकता नहीं, ये तो हिंदुत्व की बात हो जाएगी। नहीं सर, तो फिर सैम पित्रोदा के बयान के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा ना, तो फिर तो सैम पित्रोदा के बयान के साथ आपको खड़ा हो जाना चाहिए। किसी आपके निजी ठीक है बयान के अनिल साथ जी, मैं खड़ा होने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अनिल जी, सैम पित्रोदा का बयान निजी था, सैम पित्रोदा का बयान निजी था, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है अनिल जी, फिर भी आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, तो क्या करें? अरे हो गया सर, अब हो गया, आप बौखलाओ मत, चुप हो जाइए। अब आपने बात रख ली ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कांग्रेस की दिक्कत ही यही है, जब उनको सुनने की शक्ति नहीं है। पर जब भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे ओवरसीज फ्रेंड्स के, इन्होंने नाम नहीं बताया। मेरी जानकारी में हमारे डॉक्टर विजय चौटाईवाला है, देश के मानवीय वैज्ञानिक रहे हैं। अब वो हमारे फॉरेन अफेयर्स के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं। अरे सुन लीजिए, आप बोलिए मत सर, आप बौखला क्यों रहे हो? नहीं, आप झूठ बोलना क्यों? सुनने का मादा होना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। कांग्रेस की दिक्कत क्या है? तो हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के अंदर कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। मद्दा चेकिंग करिए। मद्दा आपके अंदर होता तो पहले धनखड़ का बचाव न कर रहे होते कि हमारा दूसरा करने आ जाते हैं आप लोग। वैभव जी ऐसे देखिए, कोई शब्द होते नहीं है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, वैभव जी देखिए, जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, अब वो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए, फिर रिप्लाई कर लीजिएगा।
बोलिए। दिक्कत क्या है अभिषेक जी कि जब इनकी कमियों के बारे में उजागर किया जाता है तो बिलबला जाते हैं। इनके पास मुद्दा कोई नहीं है और ये बिलबलाते हैं। मैंने बहुत सारे डिबेटों में देखा और इनमें सुनने की भी शक्ति कम हो गई, क्योंकि ये इनका जो पार्टी है वो एक तरीके से मानसिकता उनकी राजघराने वाली है, वो राजावादी पार्टी है। अब राजा के आगे कोई बोल नहीं सकता था। अब इनको ये पता नहीं देश में लोकतंत्र है, संविधान है, सब बराबर हैं। अब इनको लगता है राहुल बाबा सबसे ऊपरी सबसे ज्यादा सुप्रीम है, वो अलग क्वालिटी के हैं, उनके आगे कोई बोलेगा नहीं, इसी तरह की उनकी मानसिकता। सैम पित्रोदा जी की जो बात आपने कही, जो उनके ओवरसीज के थे, उन्होंने पहले विरासत टैक्स पे बयान दिया, कभी नस्लवादी टिप्पणी करी, कभी कुछ करी। तो ये आज कांग्रेस वाले डिक्लेयर कर दें कि जो भी इनका नेता बयान देता है वो पर्सनल है, कह दें। ये होता क्या है जब ये इनकी कहीं ना कहीं उजागर आती है। हमारे में कहते हैं कि सरस्वती पूरे दिन में कभी ना कभी जबान पे बैठती है और ये जबान पे बैठती है तो सच निकल आता है। तो कांग्रेस की मानसिकता चाहे विरासत टैक्स पे हो, चाहे नस्लवादी टिप्पणी पे हो, निकल के आ गई। और जब ये फंस जाते हैं तो ये कह देते हैं उनका पर्सनल मैटर है। तो ये कह दें जितने कांग्रेस के, मैं बीजेपी का दिल्ली का प्रवक्ता हूं, मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप। मैं जो आज कह रहा हूं मेरा स्टैंड है, आप इसे कोट कर सकते हैं। पर जब आप फंस गए, जब आपके ने कुछ ऐसी सोच अपनी उजागर कर दी जो आपके ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कस हुई है, तो आप उसको कहते हैं इसको पार्टी से हटा देते हैं या पदमुक्त कर देते हैं। आप बताइए, जब विरासत टैक्स वाली बात हुई तब क्यों नहीं उनको हटाया, उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? इसका मतलब वो स्टैंड ठीक है? इसका मतलब विरासत टैक्स वाला सैम पित्रोदा का स्टैंड ठीक है, अब ये जो नस्लवादी टिप्पणी वाला स्टैंड है ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब आप बोल दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता जी कि हम विरासत टैक्स के को फेवर करते हैं, हमारी ये नीति है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए सिस्टम में। पर क्योंकि देश के लिए इनका कोई विजन नहीं है, देश के लिए कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए बरगड़ आते हैं। ठीक है, वैभव जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, उसके बाद मैं निरंजन जी के पास जाता हूं, जल्दी से। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, तो सरस्वती जी उसी टाइम बस गए उनके जेवा पे और उनकी मानसिकता उजागर हो गई। ये मानेंगे क्या? इनके विजय गोयल जी जो थे, उन्होंने कहा बिहारियों ने आके यहाँ अपराध बढ़ा दिया और भीड़ बढ़ा दिया दिल्ली में। ये इनकी मानसिकता है। इनके सिटिंग सांसद और सांसद प्रत्याशी कहते हैं कि 400 पार का जो सीट का मांग है हमारी, वो आएगा तो हम संविधान संशोधन करेंगे। ये इनका विचार है। ये तो हमेशा से ये मानते थे। मैं आपको बता दूं, ये तो हमेशा से कहते थे ये संविधान ही नकारा है। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया संविधान सभा में, तो उसके 4 दिन बाद गोलवलकर ने, पांचजन्य, और उसमें क्या लिखा? ये संविधान किसी योग्य नहीं है। तो इनकी संविधान में कभी आस्था ही नहीं थी। उनका कहना था कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे। ठीक, सवाल बड़े ये हैं कि जनता का मूल मुद्दा, ये कह रहे हैं विचार नहीं है। हमारा विचार ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को एमएसपी का अधिकार मिले, गारंटी मिले, महिलाओं को अधिकार मिले। इन सभी मुद्दों को ये भटकाने के लिए सैम पित्रोदा पे ये रेफरेंडम हो रहा है। ठीक है, पित्रोदा के नाम पे ये पूरा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 10 साल में आतंक, भ्रष्टाचार में डूबी मोदी सरकार, महंगाई, बेरोजगारी में देश करा रहा है। ठीक है निरंजन जी, अब तो उल जलूल बातों पे चर्चा कराना चाहते हैं। ठीक है निरंजन जी, अब जनता कैसे ये डिसाइड करे कि बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, कौन सा बयान उनका निजी है, कौन सा बयान पार्टी का है, ये जनता कैसे डिसाइड करे? देखिए अभिषेक जी, जैसे मैंने आपको पूर्व में कहा, मेरा ये मानना है जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है, वह जी सार्वजनिक जीवन में है, टीवी पर बैठ करके कुछ बोल रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता की कैपेसिटी में बोल रहे हैं। अब अगर ये यहाँ पे कुछ अप्रिय बोल जाते हैं तो कांग्रेस कहेगी ये उनका निजी विचार है। भाई, निजी विचारों को फिर टीवी पे क्यों भेजा, उनको पदस्थ क्यों किया? तो कहने का तात्पर्य जो सार्वजनिक जीवन में है उसका, मैंने आपको पूर्व में बताया, केवल 2 ही जगह ऐसे हैं जहां उसकी निजता होती है। एक तो उसका सैनकक्ष यानी उसका बेडरूम, दूसरा उसका रसोई घर यानी कि उसका किचन। उसके अलावा जो सार्वजनिक जीवन में है उसका कुछ भी निजी नहीं है, क्योंकि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ सोता है, कहाँ उठता है, उसके आचरण कैसे हैं, उसके चरण कहाँ पड़ते हैं, ये सारी की सारी चीजें जनता देखती है। और हमारे यहाँ कहते हैं नेता,
नेता मतलब नेतृत्व करता मतलब जनता जिसको फॉलो करेगी। अब अगर कोई बिल्कुल। आदमी धिक्कार करता है या कोई आदमी अगर मान लीजिए कोई गंदा काम करता है और वो कहे ये तो मेरा निजी काम है, लेकिन उससे जनता प्रभावित होती है। हमारे यहाँ तो एक तरीके से होता है, सहूलियत के हिसाब से भी पार्टियां पिक करती हैं। निरंजन जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।